हेलो बच्चों, मेरा नाम है विपिन यादव, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग क्लास 10th को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि क्लास 10th की जो बायो है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो जैव प्रक्रम यानी वाइटल प्रोसेस, लिविंग एक्टिविटीज, कुछ भी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब बेटा ये होता है कि जो जीवित है, जैसे हम लोग, वाइटल एक्टिविटीज एक वर्ड आता है, लिविंग एक्टिविटीज। वाइटल का मतलब जो कोई भी लिविंग है। भाई लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होता है? सबसे बेसिक जो छोटा सा बच्चा भी जान जाए कि सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होता है। कोई मृत शरीर है, कोई जीवित शरीर है, क्या अंतर होता है? सबसे बेसिक अंतर है कि किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं होती, हिल डुल नहीं रहे हैं, है ना ऐसा। अब हिलने डुलने या एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हम हिल डुल तभी पाएंगे अच्छे से जब हमारी बॉडी में ऊर्जा है कि नहीं ऐसा। यानी कि जो मृत शरीर है उसके शरीर में ऊर्जा निर्माण नहीं हो रहा है, जीवित है ऊर्जा निर्माण हो रहा है। मैं जीवित हूँ, ऊर्जा निर्माण हो रहा है। ये ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया रुक जाएगी, मैं मृत हो जाऊंगा। जीवन और मृत्यु के बीच में क्या आता है? ऊर्जा। ठीक है, हाँ, तो इसको समझो कि जीवन और मृत्यु के बीच में क्या आता है? ऊर्जा। हम ऊर्जा कैसे लेते हैं? पेड़ पौधे ऊर्जा कैसे लेते हैं? कोई भी जीव ऊर्जा कैसे ग्रहण करता है, उसका कैसे उपयोग करता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होती हैं, ये सारी चीजें हमारी आती हैं जैव प्रक्रम। जो सबसे पहली हेडिंग हम लोग आज सीखने वाले हैं उसका नाम है उपापचयी प्रक्रिया। हो सकता है कि आपके चैप्टर में ये ना मिले, लेकिन ये हर एक कॉन्सेप्ट में जरूर मिलेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, उपापचयी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, लिविंग एक्टिविटीज क्या होती है। मतलब कहने का ये बेटा जो वाइटल प्रोसेस है, जो लिविंग एक्टिविटीज है, उनको आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। समझते हैं बेटा? जो ये मेटाबॉलिक वर्ड है, उपापचयी जो वर्ड है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और मतलब उपचय और अपचय। थोड़ा सा हिंदी पर जोर डालो, उपचय और अपचय, उपापचय, उपापचय। उपचय और अपचय को जोड़कर क्या बना गया? उपापचय। अधिकतर आप लोग टीवी चैनल्स पे देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि अपनी पाचन तंत्र, उपापचय प्रक्रियाएं ठीक रखनी है, उपापचय प्रक्रियाएं अच्छी होनी चाहिए, तो हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। ये उपापचय प्रक्रियाओं का खेल क्या है, ये मतलब क्या है, हमको आज ये समझना है बेसिकली। तो हमने ये समझा कि जो मेटाबॉलिक वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है उपचय और एनाबॉलिक का मतलब होता है अपचय। आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, ये आप लोग देखते हो क्लास 8 में 9th में कहीं पर भी कि ये जो वर्ड है इसका मतलब, एनाबॉलिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिडक्शन, और जो कैटाबॉलिक वर्ड है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब ये वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन। केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, केवल एक वर्ड को हम लोग सीख रहे हैं बायो की लैंग्वेज में कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। अगर ये सीख लिया कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है तो हमको ये उपापचय भी समझ में आ जाएगा। समझो बेटा, देखो ऑक्सीकरण का मतलब मैं बहुत छोटी सी बात बताऊं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अब देखो ये जीवों में कैसे होता है, हमने कुछ भी खाया, जो कुछ भी आप फूड गेन करते हो उसमें स्टार्च होता है, हिंदी में इसको मंड कहते हैं। स्टार्च जो है पाचन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, C6H12O6। ग्लूकोज जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन के थ्रू। हम लोग जो श्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं वायु, उससे ऑक्सीजन सेपरेट होती है, अलग होती है, और हमारे शरीर में कुछ प्रक्रिया करती है, उसमें से एक प्रक्रिया श्वसन जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा होती है। अगर आप ध्यान दो बेटा, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन का श्रृंखला है ग्लूकोज,
और कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी कार्बन है? केवल एक। यानी कि एक जो ये बड़ा सा अणु था ग्लूकोज का, जिसमें कितने कार्बन थे? 6। साइज तो बड़ा होगा ही क्योंकि 6 कार्बन है, उससे क्या बन गया? एक कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड। या मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि कोई भी बड़े आकार का जो अणु है, कोई भी बड़े आकार का जो अणु है वो छोटे आकार में टूट जाए, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या हो रहा है? पाचन। पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जितने भी हमारे जटिल और अघुलनशील अणु हैं उन्हें तोड़कर सरल और घुलनशील अणुओं में बदला जाता है। अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हमारे शरीर में किसी बड़े अणु को तोड़ने की प्रक्रिया होती है। एग्जांपल क्या है? पाचन। हमारे शरीर में हो रहा है, पाचन हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब समझते हैं एनाबॉलिक का मीनिंग क्या है। देखो बेटा, एनाबॉलिक जो वर्ड है, ये एनाबॉलिक, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी छोटी छोटी चीजें रिडक्शन हो, इसी का अपोजिट जाएगा। क्यों? यहाँ पर क्या है कि जो बड़े आकार के अणु हैं वो छोटे आकार में टूट जाए तो ऑक्सीकरण है। तो अब चयन क्या होगा कि छोटे आकार के अणु जो हैं वो बड़े आकार के अणुओं का निर्माण करें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो चयन कहेंगे। देखो कैसे छोटे छोटे आकार के जो अणु हैं वो बड़े आकार के अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स कुछ हमारी बॉडी में बनते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स को हम लोग भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव शरीर में होते हैं, इसमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक। जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, उन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है, इसलिए उन्हें आवश्यक कहते हैं। आवश्यक मतलब जो हमारे शरीर में ना हो। भाई दिवाली आई, आप बाहर गए मार्केट में, आवश्यक चीज क्या है जो आपके घर में ना हो? फ्रिज नहीं है तो फ्रिज आवश्यक है, वॉशिंग मशीन नहीं है तो वो आवश्यक है, कार नहीं है तो कार आवश्यक है। वैसे ही हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल नहीं है तो वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कैसे मिलेंगे? भोजन के द्वारा। तो अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। अनावश्यक जो हमारे शरीर में पहले से ही पड़ा है, उसे भोजन से लेना जरूरी नहीं है। तो बेटा देखिए, अमीनो एसिड्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो अब समझो क्या है कि प्रोटीन फॉर्मेशन हमारे शरीर में हो रहा है, प्रोटीन निर्माण प्रति सेकंड हमारे शरीर में हो रहा है, पाचन भी हो रहा है, श्वसन भी हो रहा है, प्रोटीन निर्माण भी हो रहा है, हम वृद्धि भी कर रहे हैं, यानी बड़े हो रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? समझो, ऑक्सीकरण और अपचयन प्रतिपल हर सेकंड हमारे शरीर में लगातार हो रहा है। पाचन भी लगातार जारी है, श्वसन भी लगातार जारी है, प्रोटीन संश्लेषण भी जारी है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण क्या है? अपचयन है। क्या है? एनाबॉलिक है। और पाचन क्या है? कैटाबॉलिक है। ये दोनों रिएक्शन मिलकर क्या बनाती है? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक एक्टिविटी समझ में आ गई? वाइटल एक्टिविटी, जो कुछ भी हमारे शरीर में हो रहा है, श्वसन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, पाचन हो रहा है, प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, वृद्धि हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके की लिविंग एक्टिविटी को हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी मान सकते हैं। दे कैन बी डिफाइंड इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज कैटाबॉलिक एंड सेकंड इज एनाबॉलिक। प्रथम अपचय, द्वितीय उपचय। ठीक है ना? तो अपचय में क्या है कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीज, और उपचय में क्या है कि बड़ी चीज टूटकर छोटी चीज। क्लियर है? फ्लो चार्ट आप अच्छे से ड्रॉ कर लो। केवल एक वर्ड हमको ये समझना था कि उपापचयी प्रक्रियाएं क्या होती है। अब हम लोग टॉपिक समझेंगे जिसका पहला है पोषण। बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा पोषण। क्लास 10th में आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन, पोषण। हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे समझें कि पोषण जो है वो समझेंगे। पहले समझते कुपोषण क्या होता है, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है। कुपोषण कहते हैं बच्चे जो है कुपोषित हो रहे हैं, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, उनमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मान लो कोई बच्चा कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, तो क्या वो भोजन नहीं कर रहा है? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन जो वो भोजन कर रहा है वो उसका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। पोषण का मतलब सिर्फ खाना नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पोषण का अर्थ सिर्फ भोजन ग्रहण करना नहीं है। पोषण का अर्थ है भोजन ग्रहण करने के बाद, पाचन के बाद उस भोजन का सही तरीके से शरीर में उपयोग होना, वृद्धि में कार्यरत होना, इसे हम लोग पोषण कहते हैं। जो कुपोषित है वो भोजन कर रहा है, जो भोजन आप जो खा रहे हैं वही उसे भी मिल रहा है, चावल दाल रोटी वो भी खा रहा है, लेकिन वो कुपोषित है क्योंकि उसका शरीर उन तत्वों को
प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो पाचन हो रहा है उसके आमाशय में, पाचन के बाद आंतों में अवशोषण हो रहा है, तो अवशोषण के लिए, अवशोषण के बाद जब भोजन रुधिर में मिल रहा है, रुधिर के बाद जब कोशिकाओं को सप्लाई हो रहा है, वहां पे दिक्कत है। सप्लाई होने के बाद जो सेल्स के पास जो न्यूट्रिशन पहुंचा, जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पहुंचे, सेल्स ने उनका प्रॉपर यूज नहीं किया। आप देखते होंगे कि बहुत ही अच्छे घरों के बच्चे दुबले पतले हैं और ये माना जाता है कि पोषित है, क्या उनको भोजन की व्यवस्था नहीं है? उनके लिए है, लेकिन उनके शारीरिक व्यवस्था में कुछ ऐसी गड़बड़ है कि वो न्यूट्रिशन का उपयोग नहीं कर पा रहे। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि पोषण का अर्थ क्या है? ग्रहण किए हुए भोजन को शरीर के द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? जो भी फूड हम लोग इंटेक करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, उसको जो हमारा बॉडी यूज करता है, वो पोषण है। ठीक है, तो देखो अब पोषण के आधार पर पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वपोषी जीव ऑटोट्रॉफ और परपोषी जीव यानी कि यहाँ से हम लोग बात अपनी शुरू करेंगे। देखो पोषण का मतलब क्या हुआ, फिर से समझ लो कि जो भी भोजन हम लोग ग्रहण किए, तो ग्रहण किए हुए भोजन का शरीर में उपयोग। यहाँ पे ये समझिए कि अगर जो भी भोजन आपने ग्रहण किया, अगर उसको शरीर ने आपके एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको प्रॉपर यूज किया, तो आप पोषित हैं। आपने भोजन ग्रहण किया, शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उत्सर्जित हो गया सारा भोजन, किसी काम का नहीं। ठीक है ना बच्चों? तो ये समझ लीजिए। चलो अब हम लोग समझेंगे कि पोषण के आधार पर जीव, क्योंकि हमें समझना है स्वपोषी परपोषी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कई सारी चीजें समझनी है। तो देखो बेटा, पोषण के आधार पर जो हमारे जीव हैं, जितने भी हैं पृथ्वी पर, जितने भी जीव उपस्थित हैं, पोषण के आधार पर सभी को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहले है स्वपोषी जीव, जो अपने लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं, और परपोषी जीव, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे अभी हम लोग विद्यार्थी जीवन में हैं, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, तो विद्यार्थी जीवन में आप अपने भोजन के लिए अपने माता पिता पर डिपेंड है, यानी आप अभी परपोषी हैं। और यदि सही से अध्ययन नहीं करेंगे, सही से तैयारी नहीं करेंगे, कुछ अच्छा जीवन में नहीं करेंगे, तो आप जीवन भर परपोषी रहने वाले हैं। प्रयास कीजिए कि जो परपोषी की कैटेगरी में अभी आप रह रहे हैं, उससे निकल के आप स्वपोषी में आए। ठीक है, हाँ, इसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना कहते हैं। सुनिए बेटा, तो क्या है कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी में क्या है कि जैसे कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर लेते, तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी जीव कह सकते हैं, जैसे हमारे हरे पौधे। फिर शैवाल यानी कि काय, एलिगेटर। परपोषी की बेटा देखो, स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और परपोषी को हेटेरोट्रॉफ्स। समझिए बेटा, तो स्वपोषी क्या होते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषी हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए और शैवाल हो गया। रसायन संश्लेषी क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी ऐसे जीव होते हैं जैसे कि जो दूसरे किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले केमिकल कंपाउंड को तोड़कर, सरल हिस्से में तोड़कर उससे ऊर्जा लेते हैं, जैसे लौह जीवाणु है, और क्या है? सल्फर। इसको इंग्लिश में कहते हैं आयरन बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। तो आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया ये कीमोसिंथेटिक, जितने भी हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कीमोसिंथेटिक, इनके लिए है। ये हमारे फोटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, परपोषी में क्या है कि जो दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं, जैसे सबसे पहले क्या है? परजीवी।
सहजीवी, मृतोपजीवी। पहले इनको समझिए। परजीवी का मतलब क्या है? पैरासाइट जिनको हम लोग कहते हैं। आपको पता है कि पैरासाइट जो है वो किसी दूसरे होस्ट पर, किसी दूसरे पोषक पर रहते हैं। परजीवी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पोषक, जिनसे वो पोषण करेंगे। जैसे मच्छर आपके बॉडी से रक्त चूस के जाते हैं, वो परजीवी हैं। आपसे उनको कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। नुकसान है? बिल्कुल है, क्योंकि वो बीमारियां दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो परजीवी जीव होते हैं वो पोषण पर डिपेंड होते हैं, होस्ट पर डिपेंड होते हैं, और उनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कोई फायदा नहीं, पोषक को कोई फायदा नहीं होता, इवन में नुकसान होता है। ठीक है, और जो सहजीवी है, सहजीवी में क्या है कि जैसे दो एनिमल है, ये एनिमल ए है और एनिमल बी है, दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? दलहन कुल के पौधों में जो जड़ें हैं उनमें जीवाणु पाया जाता है, इसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अभी इसको हम लोग प्रॉपर डिसाइड करेंगे, प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल ये जान लो कि दलहन कुल के पौधों में पाया जाने वाला जीवाणु, और ये जीवाणु पाया कहाँ जाता है? जड़ों में। नाम क्या है इसका? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। मैं कहा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी, केवल ऐसा कि आपको स्पष्ट दिख जाए कि इस जीवाणु का नाम क्या है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये ना, इसीलिए इसको लेग्यूमिनोसी फैमिली कहते हैं ना। दलहन कुल के पौधे हैं, जो हमारी दालें हैं, वो लेग्यूमिनोसी फैमिली यानी लेग्यूम्स कहते हैं उनको। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है जीवाणु है, करता क्या है? ये करता ये है कि जो नाइट्रोजन है वातावरण में, आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन हमारी गैस की फॉर्म में है, और ये नाइट्रोजन जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, इसीलिए दालों में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। यानी कि जो गैस की फॉर्म में जितनी भी नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन देता है प्लांट को, फिक्स करके नाइट्राइट्स के फॉर्म में। और जो प्लांट है वो इसको क्या दे रहे हैं? उसको दे रहे हैं हैबिटेट। हैबिटेट मतलब रहने की जगह, और क्या दे रहे हैं? फूड। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। क्या लाभ पहुंचा? बैक्टीरिया जो है प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन प्लांट के लिए जरूरी है, इसीलिए यूरिया डाली जाती है खेतों में, है ना। यूरिया का फॉर्मूला NH2CuNH2, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया। तो भाई नाइट्रोजन प्लांट को दे रहा है बैक्टीरिया, और प्लांट क्या उसको वासस्थान और भोजन दे रहा है, तो सहजीविता हो गई। जब दोनों जीव एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे के लिए कार्य करें, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, इस अंतर संबंध को हम लोग सहजीविता कहते हैं। अच्छा, मृतोपजीवी क्या है? जो मृत और सड़े गले जो पौधे हैं, जीव हैं, उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। बेसिकली मृतोपजीवी जो है, इसमें आप देखते होंगे कि अपघटक और अपमार्जक दो श्रेणियां आती हैं। अपघटक जीवाणु होते हैं जो मृत शरीर को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जीवाणु अपघटक है। अपमार्जक क्या है? जो मृत शरीर को भोजन के तौर पर ग्रहण कर लेते हैं, जैसे गिद्ध, कौवा, कुत्ता, ये अपमार्जक श्रेणियां हैं। ये क्या करती है? मृत शरीर को खाकर वातावरण की सफाई करते हैं। अपघटक क्या करते हैं? मृत शरीर को सरल पदार्थों में तोड़कर वातावरण की सफाई करते हैं। डिफरेंस क्रिएट जो है, डिफरेंस जितना भी है वो क्लियर रखिए। अपघटक जीवाणु है, अपमार्जक गिद्ध, कौवा, कुत्ता, ये मृत शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मृत शरीर को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो परजीवी हो गया, सहजीवी हो गया और मृतोपजीवी हो गया। फिलहाल के लिए 10th के लेवल पे आप ये जान लो कि स्वपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, दो श्रेणियां होती है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। परपोषी जो अपने भोजन के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे परजीवी है, सहजीवी है और मृतोपजीवी। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी। जो शरीर के अंदर है वो अंतःपरजीवी, जो शरीर के बाहर है, स्तर पर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी। ठीक है बच्चों, ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।